हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की क्लास में हम कार्डन मेथड से क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हम उस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर की टर्म क्या हो, प्रेजेंट हो। लेक्चर 1 में हमने कार्डन मेथड से क्वेश्चन किए थे, उनमें हमारे पास एक्स स्क्वायर की टर्म प्रेजेंट नहीं थी। वो हमारा टाइप 1 के क्वेश्चन थे। अब हम टाइप 2 के क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें एक्स स्क्वायर की टर्म भी हो। तो हमें लिखा है सोल्व द क्यूबिक इक्वेशन 9x³ + 6x² - 1 = 0 बाय कार्डन्स मेथड। तो जब एक्स स्क्वायर की टर्म हमारे पास प्रेजेंट हो क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या एक्स की टर्म क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में एक्स की टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो पहले मैंने गिवन क्वेश्चन को लिखा, उसके बाद हमने ये लिखा कि टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इज प्रेजेंट एंड द टर्म ऑफ एक्स इज नॉट प्रेजेंट। अगर एक्स की टर्म ना हो क्वेश्चन के अंदर, तो इस क्वेश्चन में हम एक्स की जगह 1/z पुट करेंगे। तो क्वेश्चन में पहले ये चेक करना है कि जब एक्स स्क्वायर की टर्म प्रेजेंट है तब एक्स है या नहीं। अगर एक्स हो तो वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसे फिर कैसे करना है वो देखेंगे वहाँ पर। और अगर एक्स ना हो तो एक्स की जगह पर क्वेश्चन में हम 1/z पुट करते हैं। देयरफॉर पुट x = 1/z इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर x की जगह 1/z आ जाएगा, तो 9 1/z³। 6x², तो 6x की जगह 1/z रख रहे हैं, -1 = 0। ये z पर हमारा क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, और ये z का स्क्वायर हो जाएगा, -1 = 0। यहाँ z³ अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 9 आएगा। ये z स्क्वायर है तो एक z का मल्टीप्लाई होएगा 6z, और यहाँ z³ का मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेने पर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी 9 + 6z - z³ = 0। इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करते हमारी इक्वेशन बनेगी z³ -6z - 9 = 0। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये लेक्चर 1 में जो हमने 2 क्वेश्चन किए हैं उस तरह से बन गया। तो अगर उसकी वीडियो आपको नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास स्क्वायर की टर्म मिसिंग है। गिवन क्वेश्चन में स्क्वायर की टर्म थी लेकिन x की पावर 1 की टर्म नहीं थी। तो जब स्क्वायर की टर्म हो क्वेश्चन के अंदर, जैसे कि यहाँ है, लेकिन x की पावर 1 की टर्म नहीं है, तो हम x की जगह 1/z रखेंगे। और जैसे ही रखेंगे तो जो नई इक्वेशन बनेगी उसमें स्क्वायर की टर्म नहीं होगी। अब स्क्वायर की टर्म नहीं है तो हम लेक्चर 1 की तरह इसका सोल्यूशन लेट करेंगे कि लेट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। इसका सोल्यूशन हम लेट कर लिया। ये z में है तो z में लिखेंगे z = u की 1/3 + v की पावर 1/3। उसके बाद हम इसका क्या करते होते हैं, क्यूब करते होते हैं। तो टेकिंग क्यूब बोथ साइड, हमने दोनों तरफ क्यूब ले लिया, तो ये बन गया हमारे पास z³ u की 1/3 + v की 1/3 का होल क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर a + b के होल क्यूब से हम इसे एक्सपेंड करेंगे, तो हमारे पास a + b की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab a + b। तो वही हमने किया। यहाँ पे a का क्यूब करेंगे तो u बन जाएगा, b का क्यूब करेंगे तो ये v बन जाएगा, और 3ab और a + b। नेक्स्ट ये z³ हमारे पास वैसे कि वैसा आ गया। अब हम इस टर्म को इस तरफ लेकर अगर आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 3 u की 1/3 v की 1/3, और u की 1/3 और v की 1/3 को हमने इक्वेशन नंबर 3 में क्या सपोज किया है, z कर रखा है। तो यहाँ हम इसे क्या लिख देंगे, z लिख देंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में हम इसे x सपोज करते थे, यहाँ इसे क्या कर रहे हैं, z कर रहे हैं। ये दोनों जब इस तरफ आएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। तो हमने इस टर्म को z लिखा है यहाँ पर, और ये कहाँ से लिखा है, बाय इक्वेशन 3। u की 1/3 + v की पावर 1/3 को हम z लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 3। अब ये जो इक्वेशन बनी है वो हमने किससे बनाई है, इसका क्यूब करके। और ये क्या था, इक्वेशन 2 का सोल्यूशन। तो ये इक्वेशन 2 के सोल्यूशन का जब क्यूब किया तो एक इक्वेशन बनी, तो इक्वेशन 2 ही होनी चाहिए। तो इसलिए हम इक्वेशन 2 और 4 को एक मानते हैं और इनका क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 4, जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ z³ के साथ 1 है और 2 में भी z³ के साथ 1 है, इसे कंपेयर नहीं करते हैं। यहाँ z का कोफिशिएंट हमारे पास है -3, u की 1/3 v की 1/3, और इस जगह पे हमारे पास z के साथ है -6। तो हम यहाँ माइनस से माइनस कट करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा। अब इसका जब होल क्यूब करेंगे तो 2 की क्यूब 8 बन जाएगा। इसी तरह से अब फिर कांस्टेंट कंपेयर करें तो यहाँ कांस्टेंट है -u + v, जबकि इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास कांस्टेंट है -9। तो u + v की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी। और कभी भी हमारे पास किन्हीं दो वैल्यूज़ का सम हो और मल्टीप्लिकेशन हो तो वो किस इक्वेशन से फाइंड किए जा सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास t² - सम ऑफ रूट्स t + मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स। अगर मैं u और v को किसी इक्वेशन के रूट मानूं तो वो इक्वेशन क्या होगी,
हमें रूट्स का सम पता है, मूलों का योग पता है और मल्टीप्लाई पता है। तो इक्वेशन में टी की जगह आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो। लिखना ऐसे होता है, अगर हमें सम पता है, दो रूट्स हैं तो इसलिए पावर 2 में ही इक्वेशन बनेगी, तो टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यहाँ लिखा जाता है, फिर पावर जो 2 थी वो 1 हो जाती है, फिर मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स आता है जो कि कॉन्स्टेंट में लिखा जाता है। तो हमने कहा कि u एंड v आर रूट ऑफ इक्वेशन, किस इक्वेशन के होंगे? टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट u प्लस वी है, तो मैंने यहाँ u प्लस वी लिख दिया, फॉर्मूले में फिर t था तो t लिख दिया और u v आ गया। इनकी फिर हम वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी, टी स्क्वायर u प्लस वी की वैल्यू है 9, t की वैल्यू आ गई, u इंटू वी की वैल्यू है हमारे पास 8। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से हम t की दो वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इस 9 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ? इन दोनों का मल्टीप्लाई बन रहा है 8t² प्लस का, तो 9 को अगर मैं -9 को ऐसे लिख दूँ -8t और t, तो इनका मल्टीप्लाई भी +8t² बनेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई बन रहा है 8t², इन दोनों का भी 8t² पॉजिटिव बनेगा और ऐड करने पर ये -9t बनेंगे। अब हम इन दोनों में से t को कॉमन लेंगे तो t -8 बचेगा, यहाँ -1 कॉमन लेंगे तब भी t -8 बचेगा। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट में t कॉमन लिया, तो t कॉमन लेने पर t -8 हमारे पास बचा है, और दूसरे में से -1 कॉमन लिया तो t -8 बचा है। दोनों में से हमारे पास t -8 कॉमन आ जाएगा, और जो स्टेप हमारे पास बचेगा यहाँ से t और यहाँ से -1 इक्वल्स 0 है, तो t की दो वैल्यू आ जाएंगी 1 और 8। अब जिस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था, जहाँ से हमें t की वैल्यू बनी है, उसके रूट्स हमने क्या माने थे? उसके रूट हम यहाँ सपोज कर चुके हैं कि u एंड v आर द रूट्स। तो इसकी जो दो वैल्यू आई हैं, एक वैल्यू u की होगी और एक v की होगी। u एंड v आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने पर जो हमें वैल्यूज मिली हैं वो किसकी हैं? u और v की हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक वैल्यू को मैं u साइन करता हूँ और एक को v, और मैंने आपको बताया हुआ है कि जो छोटी वैल्यू है उसे हम u रखा करेंगे और बड़ी वैल्यू को v रखेंगे। अब मैं u की 1/3 करूँ तो 1 की क्यूब रूट करने पर 1 ही आएगा, और v की पावर 1/3 करेंगे तो 8 किसका होता है? 2 का। इक्वेशन नंबर 3 में हमने स्टार्टिंग में सोल्यूशन लेट किया था z इक्वल्स टू u की 1/3 प्लस v की 1/3। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, सॉरी 3, इसमें मैंने लिखा था लेट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या था? z इक्वल टू u की 1/3 और v की 1/3, दोनों की ही वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो एक आंसर हमारे पास आ जाएगा। इस इक्वेशन के हमारे पास कितने आंसर आने हैं? टोटल 3। z के टोटल 3 वैल्यूज आएंगी, जिसमें से एक हमें अब मिल जाएगी। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 हमने जो थी u की 1/3 और v की 1/3, ये थी हमारे पास। इसमें मैं वैल्यूज रखूँगा, तो देखिए क्या वैल्यू आएंगी हमारे पास। u की 1/3 की वैल्यू 1 है और v की 1/3 की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 1 और 2 रख देंगे, तो फर्स्ट आंसर आ गया हमारे पास 3। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर बन गया। और सेकंड आंसर के लिए हमें क्या करना होता है? इसे ओमेगा से मल्टीप्लाई करना है और दूसरे वाले को ओमेगा स्क्वायर से। तो फर्स्ट के साथ ओमेगा लगा दीजिए, सेकंड के साथ ओमेगा स्क्वायर लगा दीजिए। जहाँ ओमेगा की वैल्यू होती है हमारे पास -1/2 प्लस आइटा रूट 3/2, इस वैल्यू को लर्न रखना पड़ेगा। ओमेगा स्क्वायर की फिर आसान है वैल्यू, इस प्लस को अगर आप माइनस कर दो तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने यहाँ ओमेगा की वैल्यू रख दी, ओमेगा स्क्वायर की रख दी। u की 1/3 1 था, v की पावर 1/3 हमारे पास 2 है। उसके बाद अगर हम रियल वाले पहले एक तरफ कर लेंगे और ये जो दो आइटा वाले हैं इनको अलग करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई -1/2 से किया, सेम रहेगा। 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये -1 हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ मैंने रियल वाले दोनों के एक तरफ लिख लिया और आइटा वालों में से आइटा कॉमन ले लिया, और √3/2 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास √3/2 बन जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा और -√3 आ जाएगा, आयोटा कॉमन लिया हुआ है। इनमें एलसीएम लेने पर -3/2 बनेगा, और यहाँ एलसीएम लेने पर हमारे पास -√3/2 बन जाएगा। ये हमारा सेकंड आंसर आया है। थर्ड आंसर के लिए क्या करना होता है? जैसे यहाँ पर हमने पहले ओमेगा से किया, बाद में ओमेगा स्क्वायर से किया, तो ओमेगा स्क्वायर को पहले अगर लिख दें और ओमेगा को बाद लिख दें तो वो हमारा थर्ड आंसर बन जाता है। u की 1/3 के साथ अब ओमेगा स्क्वायर आएगा और v की पावर 1/3 के साथ ओमेगा आएगा। वैल्यूज हमारे पास वही सेम यूज होनी है। u की पावर 1/3 हमारे पास 1 है और v की पावर 1/3 2 है। अब फिर से हम रियल वालों को एक तरफ कर लेंगे, आप अंदर मल्टीप्लाई करके, इसी तरह से 1 और 2 का अंदर मल्टीप्लाई करके आयोटा वाले एक तरफ कर लेंगे, और एलसीएम लेने पर हमारे पास सेकंड आंसर ये बनेगा। लेकिन ये जो आंसर आए हैं ये किसके आए हैं हमारे पास? जेड के आए हैं। हमें आंसर किसमें चाहिए? जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में गिवन था वो किसमें था? हमारे पास एक्स में था। तो जेड पहुंचे कैसे थे? हमने एक्स को पुट किया था 1/z, एक्स को पुट किया था हमने 1/z। तो अब अगर हमें आंसर में करना है तो इसी से ही वापस आंसर में एक्स में आ जाएंगे। तो क्योंकि हमने कहा है कि सिंस एक्स इक्वल्स टू क्या है? 1/z है, तो अगर मुझे एक्स की वैल्यूज चाहिए तो जेड की वैल्यू रख दूंगा। पहले मैंने यहाँ 3 रखी,
फिर ये प्लस माइनस, इन दोनों वैल्यू को मैंने इकट्ठा करके लिख दिया। ये सेकंड आंसर था हमारे पास, ये थर्ड आंसर था। -3/2 दोनों में सेम है, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो इसलिए मैंने यहाँ प्लस माइनस करके दोनों को इकट्ठा लिख दिया। और जब यहाँ जेड की वैल्यू रखेंगे तो 3 रखेंगे तो ये 1/3 बन जाएगा, और जब इस वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा। लेकिन हम एक चीज़ पढ़ते हुए आए हैं कि आयोटा को कभी भी डिवाइड में नहीं रखा जाता, तो अब हमें इस आयोटा को ख़त्म करना है, नहीं तो हमारा यही आंसर होता फाइनल। 1/3 में को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है हमारे पास। यहाँ हम क्या करेंगे, पहले 2 एलसीएम ले लेंगे, दोनों में ही 2 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वो एलसीएम कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये 2 ऊपर आ गया, ये हमारे पास प्लस माइनस पड़ा है। यहाँ मैंने इस माइनस को अलग लिख लिया, प्लस को अलग लिख लिया। और कभी भी आयोटा को अगर डिवाइड में बड़ा होकर उसे ख़त्म करना है तो हम इस नंबर के कॉन्जुगेट नंबर से, संयुग्मी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ प्लस कर दें तो उससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव है तो अपोजिट साइन होता है कॉन्जुगेट। यहाँ माइनस था तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, यहाँ प्लस है तो माइनस वाले से प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे हम। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड किस तरह से किया जाएगा, ये हमारे पास है। अगर मैं इस पूरे को 1 मान लेता हूँ और इसे मानता हूँ i√3 को b, ये हमारे पास a है और ये वैल्यू हमारे पास b है, तो यहाँ बन जाएगा a - b और यहाँ है a + b। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है a² - b²। तो मैंने a का स्क्वायर कर दिया, -3 का स्क्वायर कर दिया और i√3 का भी स्क्वायर कर दिया। इसी तरह से सेकंड में हमारा होगा ये a + b और a - b, तो a² - b² हो जाएगा। ऊपर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर हम -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, माइनस आयोटा की पावर 2 हो जाएगी, रूट हट जाएगा स्क्वायर की वजह से। और सेम ही हमारे पास यहाँ होगा, -3 का स्क्वायर 9 होगा, आयोटा पर स्क्वायर लगेगा और √3 का हट जाएगा। अब अगर हमें आगे आंसर इसका कंप्लीट लिखना हो तो फर्स्ट आंसर हमारे पास आ रहा है 1/3, कोमा ये आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, एक माइनस पहले से ही, तो ये प्लस हो जाएगा, 9 और 3 12 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो क्या बचेगा 1/6। अंदर हमारे पास ये वैल्यू पड़ी है। इसी तरह से सेकंड वाला आंसर देखें तो ये आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, हम माइनस पहले ही पढ़ा है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी 12 बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 1/6 -3 - √3 आयोटा। तो ये हमारे 3 आंसर बने हैं। तो कार्डल मेथड से अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास x³ की टर्म भी है, x² की भी है, x की भी और कांस्टेंट भी है। जो लेक्चर 1 में किया था उसमें हमारे पास x² की टर्म्स नहीं थी, वो हमारा टाइप 1 था। अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है उसमें x² की टर्म थी पर x नहीं था, तो उसमें हमने x² की टर्म को हटा दिया था 1/z रख के। लेकिन जब x³ x² x सभी टर्म्स हो तो हम x की जगह 1/z रख के इसे नहीं हटा सकते। अगर आप रखोगे तो वापस ऐसे ही टर्म बन जाएंगी सभी पावर्स की। तो जब क्यूब, स्क्वायर, 1 ये सब पावर आ जाएं तब x² की टर्म को कैसे हटाया जाता है इस मेथड में हम सीखेंगे। गिवन इक्वेशन है हमारे पास 2x³ 3x² 3x + 1 = 0। ये तब मेथड लगाना है, इस तरह से तब करना है टाइप से जब सभी टर्म मौजूद हों। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास x की टर्म नहीं थी तो हमने x को लिखा था 1/z, तो अपने आप स्क्वायर ख़त्म हो गया था। अब स्क्वायर भी है, पावर 1 भी है, तो इसलिए हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को कंपेयर करना है विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो इक्वेशन है 3 पावर में इसे क्यूबिक त्रिघात समीकरण कहा जाता है, क्यूबिक इक्वेशन कही जाती है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्यूबिक इक्वेशन की। a0x³ 3a1x² + 3a2x + a3 = 0। इनको हम कंपेयर करेंगे। x³ के साथ यहाँ a0 है और यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो a0 की वैल्यू हमारे पास 2 बन गई। 3 और x² को छोड़ें तो बचा हुआ हमारा क्या होगा a1, तो यहाँ 3 और x² को छोड़े तो बचेगा 1, तो a1 की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे ही 3 और x को छोड़े तो a2 आएगा, 3 और x को छोड़े तो यहाँ 1 पड़ा है तो हमारा a2 की वैल्यू भी 1 आएगी, और कांस्टेंट हमारे पास a3 की वैल्यू भी 1 बनी कंपेयर करने पर। उसके बाद हमें करना क्या होता है, टू रिमूव सेकेंड टर्म। हमें सेकेंड टर्म को रिमूव करना है, क्योंकि सेकेंड टर्म रिमूव होते ही जो ऐसे क्वेश्चन हमें लेक्चर 1 में किया है या जैसे लास्ट में किया है क्वेश्चन अभी, वैसा ही बन जाएगा। तो उसके लिए हमें h की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ये काम कब करना होता है, जब हमारे पास सभी टर्म्स मौजूद हों, क्यूब भी हो, स्क्वायर भी हो, पावर 1 भी हो और x भी हो। तो यहाँ पर h फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, टू रिमूव सेकेंड टर्म ऑफ इक्वेशन 1, यानी कि x² को हटाने के लिए हमें h फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला है -a1/a0। a1 की वैल्यू मेरे पास 1 आई है और
ए जीरो की वैल्यू 2 है। ये वैल्यूज़ कैसे आती हैं? गिवन क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके। अब एच की वैल्यू आने के बाद हमें करना होता है सिंथेटिक डिवीजन, संश्लेषित विभाजन। अगर आपको सिंथेटिक डिवीजन नहीं आता है तो आप यहीं अभी आसानी से सीख लेंगे। ये जो एच की वैल्यू आई है उसे हम यहाँ रखेंगे -1/2। इन जगहों पर जो हमारा गिवन क्वेश्चन है उसकी वैल्यू आएंगी। गिवन क्वेश्चन में वैल्यूज़ क्या क्या है हमारे पास? 2 3 3 1 सभी पावर होनी चाहिए। 2 3 3 1 ये आ गई सभी पावर हमारे पास। अगर कोई पावर मिस हो तब भी सिंथेटिक डिवीजन किया जा सकता है। अगर एक्स ना होता तो हम यहाँ क्या लिख देते? 0 लिख देते, या स्क्वायर ना होता तो 0 लिख देते करने के लिए। लेकिन अगर स्क्वायर होता ही ना तो कार्डन मेथड में डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने लेक्चर 1 में किया था। स्क्वायर की टर्म थी ही नहीं। तो सिंथेटिक डिवीजन के लिए सबसे पहले लिखा जाता है एक्स क्यूब की टर्म को। एक्स क्यूब के साथ है कॉन्स्टेंट 2। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3 तो फिर उसे लिखा है, एक्स का 3 तो उसे लिखा है, फिर कॉन्स्टेंट जो भी था हम उसे लिखते होते हैं। ये -1/2 कहाँ से आया है? जो अभी हमने h की वैल्यू फाइंड की है, ये हमारे पास -1/2 है। फिर संश्लेषित विभाजन में, सिंथेटिक डिवीजन में, हर क्वेश्चन में आप यहाँ पर लिखोगे 0। इन दोनों को ऐड करेंगे वो 2 यहाँ पर आएगा। यहाँ हर बार 0 ही लिखा जाएगा। अगर नेक्स्ट स्टेप में भी देखें तो 0 ही आएगा, उससे नेक्स्ट स्टेप में भी 0 ही आएगा, और उससे नेक्स्ट में भी 0 ही आएगा इस जगह पर। इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास 2 आया। अब करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा -1, और उसे यहाँ लिखना है। यानी कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो वो हमारे पास किस जगह पे आएगा? इस जगह पर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, जैसे 2 और 0 को ऐड किया था 2 आया था, ये सेकंड नंबर मिलते ही इन दोनों को आपस में ऐड करना होता है तो फिर 2 आया। अब फिर से मल्टीप्लाई होगा, अब इन दोनों का होगा तो फिर ये 2 से 2 कटेगा, -1 बचेगा जो कि नेक्स्ट प्लेस पे जाएगा। फिर इन्हें हम ऐड करेंगे तो ये 2 बनेगा, वो इस जगह आएगा। नेक्स्ट जाने के लिए हमें इससे साथ मल्टीप्लाई कराना होता है, तो इस 2 का मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ 2 से 2 कटेगा, -1 जो कि इस जगह पर आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो 0 आएगा। नेक्स्ट टेबल में इसे हम बाहर कर देंगे। अब फिर यहाँ 0 लिखा जाएगा पहले, यहाँ -1/2 ही रहेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ हमारे पास 2 आया। इनका मल्टीप्लाई करूँगा, वो -1 आएगा, वो नेक्स्ट जगह जाता है। जैसे पहले बताया था वैसे ही नेक्स्ट के लिए भी, और वैसे ही लास्ट के लिए मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 बनेगा। ये मल्टीप्लाई बनेगा -1/2। इन्हें ऐड करने पर 3/2। अब इसे भी छोड़ देंगे, जो लास्ट वैल्यू आएगी उसे हम बाहर कर देंगे। फिर से यहाँ 0 लिखा जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आएगा। इनका मल्टीप्लाई फिर से -1 बनेगा, और ये भी हमारे पास बन जाएगा 0, और अब हम इसे भी बाहर कर देंगे। लास्ट हमारे पास 0 और ऐड करने पर बनता है 2। तो सिंथेटिक डिवीजन किस लिए किया गया है? सिंथेटिक डिवीजन हमने किया था सेकंड टर्म को रिमूव करने के लिए। तो देखिए सेकंड टर्म किस तरह से रिमूव होती है। हाईएस्ट पावर जो थी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी वो 3 थी। तो अब एक नई इक्वेशन बनेगी। यहाँ जो भी वैल्यू आएगा, नए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर लिखेंगे और उसको साथ में लगा देंगे। वेरिएबल हमें क्या करना है? एक नया लेना है, और इस वैल्यू से, इस वैल्यू से और इन चारों वैल्यूओं से एक नई इक्वेशन बनेगी। क्योंकि इक्वेशन नहीं बन रही है इसलिए मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया। तो हाईएस्ट पावर पहले हमने देखी है इक्वेशन की कितनी थी? 3 थी। तो अब ये वेरिएबल जो लगेगा पावर 3 के साथ लगेगा। यहाँ जेड भी लिख सकते हैं या कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। उसके बाद क्यूब के बाद बारी आ गई स्क्वायर की, तो देखिए 0। तो सेकंड टर्म रिमूव हो गई क्योंकि 0 आ गया। और अगर सेकंड टर्म रिमूव हो जाए तो हम पहले 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, एक क्वेश्चन इसी वीडियो में और 2 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं। उसके बाद जेड क्यूब जेड स्क्वायर, अब जेड की बारी आएगी और उसके साथ इसे लिखा जाएगा। फिर कॉन्स्टेंट, इस क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट भी हमारा 0 आ गया है। तो बच्चा हमारे पास 2 जेड क्यूब और 3/2 जेड, यानी कि स्क्वायर की टर्म हमारे पास क्या हो गया? रिमूव हो गई है। मैंने इस 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया। जब सेकंड टर्म मिसिंग हो, जैसा कि हम लास्ट क्वेश्चंस में कर चुके हैं, तो हम सोल्यूशन क्या लेट करते हैं? u की 1/3 प्लस v की पावर 1/3। फिर इसका हम क्या करते हैं? दोनों तरफ क्यूब करते हैं। a प्लस बी की होल क्यूब के फॉर्मूले से इस क्यूब को हम एक्सपेंड करते हैं, a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस बी से। फिर हम इस टर्म को, पूरी टर्म को इस इक्वल की इस तरफ लाते हैं तो नेगेटिव हो जाती है, और यहाँ जो हमारे पास u की 1/3 प्लस v की 1/3 है, इसे हम z रखेंगे बाई इक्वेशन 3। तो यहाँ से हम इसे क्या कर देंगे? बाई 3 हमने यूज़ किया है, और u की 1/3 प्लस v की पावर 1/3 को z लिखा है। u v जब इधर आएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे?
नेगेटिव हो जाएंगे दोनों। अब हम इक्वेशन नंबर 2 और 4 को कंपेयर करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 2 का जो सोल्यूशन था उससे ये इक्वेशन बनी है, तो 2 के इक्वल होनी चाहिए ये। तो जेड क्यूब के साथ 1 है, यहाँ भी 1 है। जेड के साथ हमारे पास यहाँ है -3 u की पावर 1/3 और v की पावर 1/3, और यहाँ क्या है 3/4। तो यहाँ पर हमारे पास सामने 3/4 है जेड के साथ, और यहाँ जेड के साथ ये वैल्यूज़ थी। इसी तरह से ये 3 से 3 कट जाएगा, ये माइनस हमारा इस तरफ आ जाएगा, और जब हम क्यूब करेंगे इसकी तो ये हो जाएगा 4 की क्यूब 64 हमारे पास बन जाएगा। कांस्टेंट को अगर कंपेयर करें तो यहाँ है -u + v, और सामने कांस्टेंट क्या है, जेड के बाद कांस्टेंट है ही नहीं, 0 था, तो सामने हमने 0 लिख दिया। तो कभी भी हमारे पास अगर किन्हीं दो वैल्यू का सम हो और उनका मल्टीप्लाई हो, तो अगर उनकी एक इक्वेशन बननी चाहती हैं, तो u एंड v आर रूट ऑफ इक्वेशन, तो किस इक्वेशन के वो रूट होंगे, किस इक्वेशन के मूल होंगे, उसका फॉर्मूला होता है t², वेरिएबल को ही ले लो, माइनस रूट्स का सम और प्लस रूट्स का मल्टीप्लाई। क्योंकि ये दो ही रूट हैं तो स्क्वायर ही आएगा, 3 होते तो 3 का प्लस मल्टीप्लाई अगर हमारे पास होता तो क्यूब हमारे पास इक्वेशन बनती। तो यहाँ पर दो रूट हैं, उनका सम भी है, मल्टीप्लाई भी है। अगर इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो ये इक्वेशन हमारी बनेगी। t² u + v की वैल्यू 0 थी हमारे पास, और u v की वैल्यू -1/64 है। यहाँ t² आ गया, ये -1/64 सामने जाके प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से t की वैल्यू निकालें तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, ±8 बन जाएंगी। अब ये t की जो वैल्यू आई हैं वो इस इक्वेशन से आई हैं, इसका मतलब ये जो t की वैल्यू है ये हमारे मूल हैं, रूट्स हैं। और इस इक्वेशन के रूट थे कौन, u और v, ये हम पहले बता चुके हैं। तो ये जो दो वैल्यू हैं किसकी हैं, u और v की, और मैंने आपको बताया हुआ है कि छोटी वाली वैल्यू u को देते हैं और कैपिटल वैल्यू हम बड़ी वैल्यू v को देंगे। अब हम इनकी 1/3 करेंगे पावर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2, और यहाँ भी 1/2 आ जाएगा। और सोल्यूशन जो हमने इसका लेट किया था वो क्या लेट किया था, u की 1/3 + v की पावर 1/3। ये हमने इक्वेशन 3 के अंदर सपोज किया हुआ है कि सोल्यूशन जो है इसका इक्वेशन 2 का u की पावर 1/3 + v की पावर 1/3 है। अब हमारे पास u की भी वैल्यू आ चुकी है और v की भी वैल्यू आ चुकी है। तो u की पावर 1/3 -1/2 है, और ये +1/2 है, तो z की वैल्यू आ जाएगी 0। नेक्स्ट के लिए जैसे ही मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया हुआ है कि इसको हम ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड को ओमेगा स्क्वायर से। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, u की पावर 1/3 और v की पावर 1/3 की वैल्यू रखेंगे। -1/2 और -1/2 1/4 पॉजिटिव हो गया, -1/2 और 1/2 ये नेगेटिव आएगा। रियल वाले एक तरफ कर लिए, सेकंड टर्म जो दोनों की उनमें आयटा कॉमन है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके अलग कर लिया। ये कट जाएंगे, 0 बन जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे हम, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। थर्ड रूट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, ओमेगा स्क्वायर यहाँ लिखना है और ओमेगा बाद में लिखना है। वैल्यूज हमें इनकी पता ही है, तो वो वैल्यू हम पुट कर देंगे और हमारे पास ये आंसर थर्ड ये बनेगा। तो पहला आंसर हमारे पास 0 था, सेकंड में माइनस, थर्ड में प्लस, तो मैंने इन्हें इकट्ठा लिख दिया। लेकिन जो फाइनल आंसर आना है वो हमें किस में देना है, एक्स में देना है। तो जेड से हम एक्स से जेड में कैसे गए थे वो हम देखेंगे इस क्वेश्चन में। तो ये इक्वेशन हमारे पास गिवन क्वेश्चन जो था वो एक्स में था, और जेड में जाने के लिए हमने सिंथेटिक डिवीजन किया था, तब एच की वैल्यू क्या आई थी, -1/2। तो इस -1/2 से जब हमने सिंथेटिक डिवीजन किया था तब जो इक्वेशन बनी थी वो हमारी किसके अंदर बनी थी, जेड से बनी थी। तो इसी ही जरिए से हम वापस किस में जाएंगे, एक्स में जाएंगे। तो यहाँ पर हमने -1/2 से सिंथेटिक डिवाइड किया था, तो इसलिए मैं इनमें से माइनस कर दूंगा 1/2। जब 0 में से हम माइनस करेंगे 1/2 तो हमारा यही आंसर रहेगा, और इसके साथ अगर मैं -1/2 करूँगा तो वो रियल नंबर है, वो इसके साथ लिखा जाएगा, ये आयटा वाला नंबर है। तो जिस भी नंबर से हम सिंथेटिक डिवाइड करते हैं अगर वो प्लस का होता तो हम यहाँ प्लस में लिख देते, अगर माइनस में है तो माइनस में लिख देंगे, और ये हमारा एक्स में आंसर आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।